स्टूडेंट्स, here our next lecture of class 12 subject biology and chapter 3rd। ठीक है, चैप्टर 3rd में हमने स्टार्ट किया था गैमेट से हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 3rd क्या था हमारा? चैप्टर 3rd है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने गैमेट से स्टार्ट किया था। हमने कहा था कि दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज मेल गैमेट एंड सेकंड वन इज फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्मेटोजोआ, फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था ना, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने डेवलपमेंटल पीरियड की बात करी थी, एम्ब्रायोनिक पीरियड जैसे कि हम प्री नेचुरल एंड पोस्ट एम्ब्रायोनिक पीरियड जिसे कि हम पोस्ट नेचुरल कहते हैं। फीटस की बात करी थी, एम्ब्रायोजेनेसिस की बात करी थी। और फिर हमने बात करी थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसमें हमने बोला कि ह्यूमन शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करी थी। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं गैमेट और सेक्स ऑर्गन को, हमने ये बात करी थी। और जो गोनैड होता है वो गैमेट और गोनैड को, जो गोनैड होता है वो गैमेट्स बनाता है या गैमेट देता है और सीक्रेट करता है क्या? सेक्स हार्मोन्स को। ठीक है, ऐसे ही एफएसएच और एलएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमेट जो प्रोड्यूस करता है, फीमेल का जो गोनैड होता है उसे ओवरी कहते हैं और ये फॉर्मेशन करता है ओवा का। ठीक है, तो फिर आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की हमने बात करी थी, रिप्रोडक्टिव डक्ट और जो ट्रांसपोर्ट करते हैं गैमेट्स का। साथ ही साथ एसेसरी यानी कि एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर की बात करी थी। एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स में हम स्टार्ट कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें कि स्क्रोटम, अ पेयर ऑफ testis, vasa efferentia, a pair of epididymes, a pair of vasa differentia, a pair of ejaculatory duct, a pair of urethra, penis and certain glands present होती है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था किससे? स्क्रोटम से। तो स्क्रोटम क्या होता है? पाउच लाइक पिगमेंटेड स्किन। ओके, जो कि टेम्परेचर को नॉर्मली मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री कम टेम्परेचर करने का काम जो होता है इसका स्क्रोटम का होता है। और क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के बराबर टेम्परेचर में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जो स्पर्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो स्क्रोटम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये डिवाइड होता है दो पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट स्क्रोटल सैक में। ठीक है, और थर्मो रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो फर्स्ट पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्क्रोटम। सेकंड पार्ट इज टेस्टिस। टेस्टिस में हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है सॉफ्ट, स्मूथ, पिंकिश एंड ओवल ऑर्गन। ओके, और प्रोटेक्टिव कोट कौन कौन सी होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वास्कुलेशा, ट्यूनिका वेजिनालिस। ओके, फिर हमने पढ़े थे, हम बात कर रहे थे किसकी? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की हमने इसमें बात करी थी। हमने कहा था ये है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस है और यहाँ पे हमारे क्या क्या है देखिए, कौन कौन सा पार्ट है? ट्यूनिका वेजिनालिस यहाँ पे हमें शो हो रहा है और कैप एपिडिडाइम्स के पार्ट नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर वाला पार्ट कैपिट एपिडिडाइम्स होता है, ये यूरेथ्रा। और दिस पार्ट इज ट्यूबली रेक्टी, वासा एफ्रेंशिया, बॉडी ऑफ एपिडिडाइम्स, डक्ट एपिडिडाइम्स, वास एफ्रेंशिया, कॉर्डा एपिडिडाइम्स। दिस वन इज सेप्टम एंड दिस वन इज दिस पार्ट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कि 200 से 300 प्रेजेंट रहते हैं। तो पहले इनकी ही बात करते हैं। तो जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो इनग्रोथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्टा या सेप्टम हम बोल देते हैं। ठीक है, किसकी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया की। अब जो टेस्टिस होता है ना वो डिवाइड रहता है 200 से 300 लोब्यूल्स में। 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टिस के पास प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही साथ हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन करता है 1 to 4 हाईली कॉन्वोलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। देखिए, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, दिस वन इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 3 to 4 क्या होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं। ठीक है, मीन्स की टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा 3 to 4। ये कितने होते हैं? 200 to 300। और इसके अंदर 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स।
ओके, सेमिनिफेरस ट्यूबल प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, नर्व एम्बेडेड रहती हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से, कहाँ, इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ठीक है। तो जो एंड होता है, द एंड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल कन्वर्स टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस एंड जॉइन टू फॉर्म अ शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूबल्स कॉल्ड ट्यूबली रेक्टी। ये देखिए ट्यूबली रेक्टी हमने यहाँ पे देखा ना, तो यही जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है वो क्या करता है, जो एंड पार्ट होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल का, ये कहाँ की तरफ आगे बढ़ता है, मिडिल ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस की तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ से ज्वाइन कर देता है किसको, ट्यूबली रेक्टी को, ठीक है। यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स यहाँ से जाते जाते जुड़ जाएंगे एक नए पार्ट से और उस पार्ट को हम बोल देते हैं ट्यूबली रेक्टी, ठीक है, या रेटी टेस्टिस भी इनको कहा जाता है। तो जो ट्यूबली रेक्टी होता है ये ओपन होता है एक वाइडर नेटवर्क में, जो इरेगुलर ट्यूब्स होते हैं ना, मतलब ये ट्यूबली रेक्टी को ही कभी कभी हम रेटी टेस्टिस कहते हैं, लेकिन रेटी टेस्टिस क्या होता है, इसी ट्यूबली रेक्टी का जो वाइडर नेटवर्क फैला हुआ रहता है, यानी कि ट्यूबली रेक्टी जहाँ पर ओपन होती है एक बहुत वाइड नेटवर्क में जहाँ पे ओपन होती है, इरेगुलर ट्यूब्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर इरेगुलर ट्यूब्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटी या रेटी टेस्टिस हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्ट और होगा, उसे हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एपिथेलियल सेल्स आती हैं जो कि सिंगल सीलिया को बेयर करती हैं, जिनके पास सिंगल सीलिया होता है, और ताकि स्पर्म की ट्रांसपोर्ट का के लिए इजी हो जाए, स्पर्म इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे को क्या किया जाता है, एपिथेलियल सेल्स में जो सीलिया होता है, सीलिया का काम क्या होता है, लोकोमोशन का ही तो होता है ना, हेल्प करता है ना मूवमेंट में सीलिया, तो फीमेल मेल बॉडी में भी सीलिया होता है जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की बात करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या होते हैं, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो होता है ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये हर एक सेमिनिफेरस ट्यूबल किससे लाइन रहता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल से, और मेजॉरिटी होती है सेल की कि ये क्यूबॉइडल होते हैं, ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिक सेल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल होते हैं और स्पर्मेटोगोनिक सेल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, बट फ्यू आर लार्ज, कुछ क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कौन, जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं आप, सेमिनिफेरस ट्यूबल की, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की बात करते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या होते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग इनमें होती है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स की लाइनिंग होती है। तो मेजॉरिटी होती है इनकी कि ये क्या होते हैं, मेजॉरिटी होगी ये क्यूबॉइडल होते हैं, ओके, ये क्या होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, और स्पर्मेटोगोनिक सेल इन्हें कहा जाता है, ठीक है, जर्मिनल क्यूबॉइडल सेल। और इस पर क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबल के हैं ना, तो स्पर्मेटोगोनिक सेल इन्हें कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिक सेल। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तो क्यूबॉइडल होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्या होते हैं, बट सम आर लार्जर, कुछ बड़े होते हैं, साथ ही साथ पिरामिडल शेप के होते हैं, पिरामिडल होते हैं, और सपोर्टिंग सर्टोली और नर्स सेल। तो बट फ्यू आर लार्ज, पिरामिडल, सपोर्टिंग सर्टोली और नर्स सेल। तो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं सर्टोली, और इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सर्टोली सेल और नर्स सेल। तो नर्स, नॉर्मली नर्स नेम सुनते ही हमें क्या दिमाग में आता है, नर्स क्या होती है जो कि एक जुट केयर करती है ना पेशेंट्स की, या कोई भी न्यूबॉर्न बेबी है तो उसका क्या करती है, केयर करती है। तो सर्टोली सेल्स को ही नर्स सेल कहा जाता है, और इन नर्स सेल का भी कुछ ऐसे ही काम होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो क्यूबॉइडल सेल होती है इनमें होती है माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। यही सर्टोली सेल आगे जाके माइटोसिस डिवीजन करते हैं। माइटोसिस डिवीजन के रिजल्ट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से आगे जाके स्पर्मेटिड्स बनेंगे, यानी कि स्पर्म बनेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता है कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूबल में, या ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में,
ठीक है। तो क्या था, जो सेमनीफेरस ट्यूबवेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हर एक सेमनीफेरस ट्यूबवेल कहाँ पे है, सेमनीफेरस ट्यूबवेल, दिस वन इज सेमनीफेरस ट्यूबवेल, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूबवेल क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल की इसमें लाइन होती है, मेजोरिटी होती है कि ज़्यादातर ये क्यूबॉइडल और स्पर्मेटोगोनिक सेल्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, पिरामिडल होते हैं, और सर्टोली सेल्स प्रेजेंट रहती है, और आगे जाके यही माइटोसिस डिवीजन को करते हैं, और माइटोसिस डिवीजन के बाद फॉर्मेशन हो जाता है स्पर्मेटोगोनिया का, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होती हैं ये ग्रोथ करती हैं किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। स्पर्मेटोगोनिया सेल ग्रो करेंगी कौन सी नई सेल में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है। अब जो कि यहाँ पे क्या होगा, ये अंडरगो करेगी मियोसिस डिवीजन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो पहले माइटोसिस हुआ, स्पर्मेटोगोनिया सेल बनी, स्पर्मेटोगोनिया सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, अब ये इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगी, और मियोसिस सेल डिवीजन के बाद ये क्या करेगा, मियोसिस हैप्लॉइड होता है ना, तो ये प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड सेल को, ठीक है। हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होने लग गया है ना, और स्पर्म भी कैसा होता है, हैप्लॉइड ही होता है ना। तो देखो हैप्लॉइड सेल बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और इसके बाद क्या बनेगा, फर्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये स्पर्मेटोसाइट्स का पूरा यानी कि स्पर्मेटिड्स कैसे बनते हैं ये पूरा हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक होगा उसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी आपको इतना ही समझना है कि माइटोसिस होगा, स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल में माइटोसिस डिवीजन होगी, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनेंगे, और स्पर्मेटोगोनिया सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ओमियोसिस करेंगे, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, और हैप्लॉइड सेल फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे, और ये फर्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे, और उसके बाद ये फॉर्म करते हैं क्या, स्पर्मेटिड्स को, ओके, स्पर्मेटिड्स का। और उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होगा, अभी भी स्पर्म नहीं बना है, स्पर्मेटिड्स के बाद भी अभी स्पर्मेटिड्स को हम स्पर्म नहीं कहेंगे, तो स्पर्मेटिड्स के बाद मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है, और चेंजेज आते हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है, और फिर उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजोआ जब फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद यानी कि ये स्पर्म बनेगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है स्पर्मेटोजोआ में, जिसे कि हम मतलब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे को एक चीज़ आती है, एक टर्म हमारा यहाँ पे आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो आ गया ना, सेमनीफेरस ट्यूबवेल में क्या होता है ये तो आ गया ना, जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती है, कुछ सेल क्यूबॉइडल होती हैं, कुछ लार्ज और पिरामिडल होती है। तो जो बड़ी होती है वो माइटोसिस, उसमें सर्टोली सेल है, माइटोसिस डिवीजन करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन। अब देखो क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया आया ना सबसे पहले, और स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, स्पर्मेटोजोआ बना, है ना। अब कैसे बना, स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ, फिर मियोसिस डिवीजन हुई, फर्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर स्पर्मेटिड्स बना, मेटामॉर्फोसिस हुआ, स्पर्मेटोजोआ बन गया, ठीक है। ये इतना ही तो हुआ है ना, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं, है ना, इजी। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डिफ्रेंशिएशन या कन्वर्जन आप भी बोल सकते हैं, तो चलो इसमें बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम किससे, फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया is called स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, यानी कि
स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन ही क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। और जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो नरिश होता है कब, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, नरिश ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ सर्टोली सेल, जिस टाइम पे सर्टोली सेल का डेवलपमेंट होता है उसी टाइम पे जो स्पर्मेटोजोआ है वो भी, उसको भी नरिशमेंट मिलता है। और जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होता है फिर उसको फ्री कर दिया जाता है कि वो सेमिनिफेरस ट्यूबेल की कैविटी में फ्रीली मूव कर सके या फ्री हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद सर्टोली सेल के बाद या स्पर्मेटोजोआ, ये तो हो गया, लेकिन इसकी पूरी प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे कैसे होता है। तो ये तो एक थोड़ा सा आइडिया था, कहाँ होता है ये, सेमिनिफेरस ट्यूबेल में, ठीक है। यानी कि अगर आएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है तो सेमिनिफेरस ट्यूबेल में। दूसरा टर्म हमारा आता है इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, इसी में आता है ये हमारे इंटरस्टिशियल सेल, और इसे हम क्या बोलते हैं, LEYDIGFS, लेडिक सेल्स, ओके। ये क्या करते हैं, छोटा सा ग्रुप होता है बड़ी पॉलीगोनल सेल का, होते कम हैं लेकिन लार्ज होती है और पॉलीगोनल सेल होती है, जिसे इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल कह दिया जाता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू मीन्स सेमिनिफेरस ट्यूबेल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होती है ना वहाँ प्रेजेंट रहती है। हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की ही बात करें, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमने पढ़ा था ना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबेल है और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूबेल्स के साथ प्रेजेंट रहते हैं कौन सी सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स, ठीक है, या लेडिक सेल्स इनको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट रहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबेल में उनके बीच में प्रेजेंट रहता है और ये मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन कौन सा पार्ट करता है, तो लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। तो इसका काम क्या है, सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन जैसे कि क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, कहाँ, इनटू द ब्लड। तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन का ग्रुप, ठीक है, उनको क्या बोल दिया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन जितने भी होते हैं उन सबको एक साथ टेस्टोस्टेरोन हम बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, और कहाँ, इनटू द ब्लड, ओके, ये हो गया। फिर अब आता है थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट स्क्रोटम, सेकंड पार्ट टेस्टिस, ये हमने सब टेस्टिस के अंदर पढ़ा, ठीक है। इतना क्या क्या टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ा, प्रोटेक्टिव कोर्ड्स पढ़ी, उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पढ़े, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाद इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल्स। अब थर्ड वन इज वासा इफ्रेंशिया। अब हम बात करेंगे वासा इफ्रेंशिया की। वासा इफ्रेंशिया में क्या होता है, रेटिटेस्टिस। अब यहाँ पे हमने देखना होगा फ्रॉम रेटिटेस्टिस, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ट्यूबुली रेक्टी ओपन हो रहा है, ठीक है, या रेटिटेस्टिस ना नॉर्मली यहाँ पे ओपन हो रहा है ना, तो इसके अंदर यहाँ कहीं प्रेजेंट रहते हैं, होगा यहीं, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है। तो ये मैंने कम दिखा रखे हैं, तो ये मान लो ये रेटिटेस्टिस है, यहाँ मैंने शो किया हुआ है ना ये, तो ये मान लो यहाँ पे रेटिटेस्टिस है, ठीक है। फ्रॉम रेटिटेस्टिस यहाँ से क्या होता है, 15 से 25 कन्वोलेटेड डक्टलेस वासा इफ्रेंशिया प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया कहाँ है, ये वाला पोर्शन तो है ना वासा इफ्रेंशिया का, यही तो ये जो हमें ये लाइनिंग नज़र आ रही है ना, ये होती है वासा इफ्रेंशिया। तो क्या है, डक्टलेस है और कॉन्वोलेटेड हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या करती है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया के अंदर ये जाती है, हेड, और ट्यूनिका एल्बोजिनिया से निकल रही होती है और हेड ऑफ कहाँ जाती है, टू एंटर द हेड ऑफ एपिडिडाइम्स। तो एपिडिडाइम्स के हेड में तो एंटर कर रही है ना, यहीं तो अंदर ये है एपिडिडाइम्स, देखो ये वाला पोर्शन है ना, आई थिंक डायग्राम थोड़ा सा मैसी हो गया है, ये है और ये इसके अंदर गई है, इसके अंदर है ना ये, देखिए
इसके हेड के अंदर है। तो ये क्या करती है, ये जो ट्यूबुली रेक्टी है, यहाँ से निकलने वाले जो वासा एफरेंशिया है, ये क्या करते हैं, यहाँ कैपोड एपिडिडाइम में एंटर करते हैं, इनकी हेड ऑफ एपिडिडाइम्स में ये एंटर करते हैं। इनके पास क्या होते हैं, सीलिया, जो कि स्पर्म ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ओके, तो वासा एफरेंशिया में यही होता है कि ये कहाँ से, रेटी टेस्टिस से अराइज होते हैं। 15 से 20 कॉन्वोल्यूटेड डक्टलेस वासा एफरेंशिया होता है, जो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया को पार करते हुए एंटर करते हैं कहाँ, इस एपिडिडाइम्स के हेड वाले पोर्शन में, यानी कि कैपोड एपिडिडाइम्स में ये एंटर करते हैं और यहाँ से ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एपिडिडाइम्स, फोर्थ पार्ट एपिडिडाइम्स। तो एपिडिडाइम्स वाला पोर्शन है हमारा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। ठीक है, ये पूरा गया हमारा एपिडिडाइम। तो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ग्रेटली कॉइल्ड एंड टाइटली पैक्ड टू फॉर्म एन इलोंगेटेड फ्लैटेंड बॉडी। ये होती है जो कि टेस्टिस के हिंड सरफेस से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब इसके पास 3 रीजन होते हैं। ठीक है, 3 रीजन से शो करता है, एक अपर रीजन, एक मिडिल रीजन, एक लोअर रीजन। ठीक है, तो अपर वाइडर हेड इसको बोलते हैं, जो वाइड वाला पार्ट है अपर, इस पार्ट को हम बोलते हैं हेड पोर्शन, और दिस हेड पोर्शन इज नोन एज कैपोड एपिडिडाइम्स। ठीक है, कैपोड एपिडिडाइम्स बोल दिया। ये रिसीव करता है वासा एफरेंशिया को, रिसीव किया है ना इसने, वासा एफरेंशिया को रिसीव करता है। और जो मिडिल वाली पार्ट होता है, जो मिडिल नैरो पार्ट, अब देखो ऊपर और नीचे तो ये वाइड होता है, बीच में थोड़ा सा पतला होता है, नैरो पार्ट होता है। तो जो ये बीच वाला जो ये पार्ट होता है, इसे कैपस एपिडिडाइम्स हम बोलते हैं। मिडिल वाले पार्ट को कैपस या कॉर्पस एपिडिडाइम बोलते हैं, और लोअर वाइड टेल को कॉर्डा एपिडिडाइम्स हम कहते हैं। है, तो अब यहाँ पे होता क्या है, जो हेड वाला पोर्शन है ना, एपिडिडाइम्स का जो हेड वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमने पढ़ा ना, ये वासा एफरेंशिया स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे स्पर्म जैसे ही वासा एफरेंशिया की हेल्प से आए, यहाँ पे को फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन प्रोवाइड किया जाता है, किसको, स्पर्म को। ठीक है, और साथ ही साथ इसके हेड वाले पोर्शन में स्पर्म को उसकी मोटिलिटी इंक्रीज करवाने के लिए इनिशिएट किया जाता है, यानी कि स्पर्म को रेडी किया जाता है फीमेल ट्रैक में जाने के लिए। अगर वो कभी फीमेल ट्रैक में गया तो वो ज़्यादा मोटाइल हो, फास्ट हो, उस चीज़ के लिए उसे क्या किया जाता है, रेडी किया जाता है। और साथ ही साथ उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करवाया जाता है। कहाँ, कैपोड एपिडिडाइम्स में। और यहाँ स्पर्म कैसे आएंगे, यहाँ से तैयार जो स्पर्म है वासा एफरेंशिया के थ्रू क्या हुआ, कैपोड एपिडिडाइम में एंटर किए, और इस कैपोड यानी कि हेड पार्ट वाले में क्या किया जाता है, स्पर्म को मैच्योर किया जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार किया जाता है, उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनको पास कर दिया जाता है नीचे नीचे टेल की तरफ, और जो टेल वाला पार्ट होता है एपिड, जिसे कि कॉर्डा एपिडिडाइम्स हम कहते हैं, तो ये क्या करता है, टेल वाले पार्ट में यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए स्पर्म को स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ तो रुकते नहीं है ये, मैच्योर हुए और नीचे, लेकिन यहाँ पे को एक शॉर्ट पीरियड के लिए उन्हें स्टोर किया जाता है, इससे पहले कि वो वास्ट डिफरेंसेस में एंटर करें। ठीक है, वासा डिफरेंशिया में एंटर करवाने से पहले इनको क्या कर दिया जाता है, वासा डिफरेंशिया ये है ना, तो इसमें एंटर करवाने से पहले इनको थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर दिया जाता है, जहाँ पे को यहाँ पर क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं, यानी कि जो स्पर्म है उनको इजैकुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। इनको यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे, ये कि यहाँ पे कोई इजैकुलेशन टेक प्लेस होगा या नहीं उसके लिए। ठीक है, और साथ ही साथ स्पर्मेटोजोआ नॉट इजैकुलेट आर रीएब्जॉर्ब इन द वास्ट डिफरेंसेस। तो जो स्पर्मेटोजोआ इजैकुलेट नहीं होंगे उनको दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाता है वास्ट डिफरेंसेस। ठीक है, तो और जो एपिडिडाइम शो करता है पेरिस्टाल्टिक एंड सेगमेंटिक कॉन्ट्रैक्शन, तो और साथ ही साथ एट इंटरवल टू पुश द स्पर्मेटोजोआ, जिसकी वजह से कि अगर यहाँ पे को कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हुआ तो यहाँ से नहीं जा पाएंगे ना स्पर्म, वास्ट डिफरेंसेस में नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए क्या करता है, एपिडिडाइम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है, जिससे कि टेस्टिस को पुश किया जाए। ठीक है, किसको, स्पर्म्स को। ठीक है, अब बात करते हैं वासा
डिफरेंशिया या वास्ट डिफरेंसेस में क्या होता है? तो वास्ट डिफरेंसेस एपिडिडाइम्स हमने पढ़ा, 3 पार्ट्स इसके होते हैं ना, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हेड वाला पार्ट, सेकंड मिडिल पोर्शन, थर्ड टेल वाला पोर्शन। तो फर्स्ट पोर्शन में क्या होता है? स्पर्म को मोटिलिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, मैचुरेशन प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड में यहाँ पे ये नीचे ले जाने के लिए काम आता है, एक पाथवे का काम करता है। थर्ड में स्टोर किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे चेक किया जाता है कि वो वास्ट डिफरेंसेस में जाने लायक है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वासा डिफरेंशिया। फिफ्थ पार्ट वासा डिफरेंशिया। तो सॉरी डिफरेंशिया। तो वास्ट डिफरेंसेस या वासा डिफरेंशिया क्या होता है? एक कंटिन्यूएशन होता है कॉडा एपिडिडाइम से, यानी कि यहाँ से लगा हुआ ऊपर की तरफ एक जो कंटिन्यू करेगा आगे, स्लाइटली कॉइल्ड होता है, 40 सेंटीमीटर के आसपास ये लॉन्ग हो सकता है और कॉइल्ड फॉर्म में होता है। फर्स्टली कॉइल्ड फॉर्म में होता है, यहाँ पे कॉइल्ड फॉर्म में ये होता है और धीरे धीरे फिर ये स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाएगा एट द एंटर द एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद यूरेथ्रा को ज्वाइन करता है ना, एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है इंजीनियल कैनाल की हेल्प से। तो यहाँ पे ये कहाँ पास हो जाता है? ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में को पास हो जाता है और कर्व पूरी तरीके से वहाँ पे ऐसे राउंडेड कर्व लाइक स्ट्रक्चर कर्व हो जाता है ना। आपने देखा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आपने बनाया होगा या सीखा होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से कर्व फॉर्म में वो होता है, कर्व हो जाता है अराउंड द यूरेटर और ज्वाइन करता है किसको? सेमिनल वेसिकल्स की जो डक्ट होती है उसे ये ज्वाइन करता है ताकि इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन ये कर सके। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए ये क्या हो जाता है? वहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा हमने देखा था ना, ये वास्ट डिफरेंसेस कर्व फॉर्म में होता है और यहाँ जुड़ जाता है और उसके बाद एक नए यहाँ से जुड़ने के बाद इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है ना। और ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के चारों ओर कर्व फॉर्म में है ना ये। हाँ, तो बस ऐसे ही ये क्या करता है? राउंड द यूरेटर एंड जॉइन द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है उसको ज्वाइन करता है कौन? वास्ट डिफरेंसेस, ये है ना, इसको ज्वाइन करता है और एक नए इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन ये करता है। नियर इट्स एंड वास्ट डिफरेंसेस इज एनलार्ज्ड टू फॉर्म अ स्पाइंडल लाइक एम्प्यूला फॉर द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो इसी के पास एक एम्प्यूला पोर्शन होता है जहाँ पर फिर से टेम्पररी स्टोरेज किया जाता है स्पर्मेटोजोआ का। पहले कहाँ किया था? एपिडिडाइम्स के लास्ट वाले पार्ट में, यानी कि कॉडा एपिडिडाइम्स में स्टोर किया गया था। सेकंड कहाँ किया गया है? वास्ट डिफरेंशिया में। थोड़ी देर के लिए एम्प्यूला वाला जो पोर्शन है वहाँ पर स्पर्मेटोजोआ को क्या कर दिया गया? स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म्स, स्पर्म को क्या कर दिया? अब फिर से स्टोर कर दिया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इससे पहले कि हम नेक्स्ट पढ़ें इजैकुलेटरी डक्ट पढ़ें, उससे पहले थोड़ा सा हम डिफरेंस जान लेते हैं। ठीक है, वासा डिफरेंशिया और वास्ट डिफरेंशिया में अगर हम डिफरेंस जान लेंगे तो हमारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। वासा डिफरेंशिया एंड वासा डिफरेंशिया या डिफरेंशियस भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये तो कहाँ से अराइज होता है? अराइज फ्रॉम द रेडी टेस्टिस, arise from the rete testis. Okay, next vas differentia arise from chorda epididymis. अब भी पढ़ा है ना हमने, arise from chorda epididymis means this part, lower part किसका? एपिडिडाइम्स का। ठीक है, लोअर पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्डा एपिडिडाइम्स। ठीक है, कॉर्डा एपिडिडाइम्स से अराइज होता है। ये 15 से 20 होते हैं नंबर में, 15 से 20 तक ये होते हैं और ये सिर्फ 2 होते हैं। वास्ट डिफरेंसेस ओनली 2 होते हैं। ठीक है, फाइन एंड कॉन्वोल्यूटेड होते हैं, ये थिक होते हैं, थोड़े से कॉइल्ड होते हैं और कॉइल्ड इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में कॉइल्ड होते हैं और एब्डोमेन में पहुँचते पहुँचते स्ट्रेट हो जाएंगे।
ठीक है। और साथ ही साथ इसमें सीलियल सेल्स होती हैं और इसमें स्टीरियोसीलिया सेल होते हैं, सॉरी इसमें इसमें तो सीलिएटेड सेल, नॉर्मल सीलिएटेड सेल होते हैं, इसमें स्टीरियोसीलिया होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये स्पर्मेटोजोआ, अच्छा ये मेन टॉपिक है, ये मेन पार्ट है इसका, ये कैरी करता है, कैरी स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम रेटिटेस्टिस टू कैप्यूट इपिडिडाइम्स या डायमिडस, ठीक है। और ये कहाँ से कैरी करता है, कैरी स्पर्म फ्रॉम कॉर्डा, यस कॉर्डा इपिडिडाइम से इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। अब हम इजैकुलेटरी डक्ट तो बोल रहे हैं, तो अब ये इजैकुलेटरी डक्ट होता क्या है, अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इजैकुलेटरी डक्ट अब भी हमने डायग्राम में देखा था ना कि इजैकुलेटरी डक्ट कैसे था, या इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे देखो इजैकुलेटरी डक्ट है ना, ये दिस पार्ट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब होते हैं, कौन, इजैकुलेटरी डक्ट होता है, 2 सेंटीमीटर के आसपास लॉन्ग होता है, थिन वॉल ट्यूब होती है, जो पास होता है कहाँ से, पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। कहाँ ओपन हो जाएगा, पास तो कहाँ से होता है, पास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होता है और ओपन इनटू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जाके ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया हमारा इजैकुलेटरी डक्ट। फिर आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, इट इज़ द यूरिनरी डक्ट फ्रॉम द ब्लैडर। कहाँ से होता है, यूरिनरी डक्ट होता है, कहाँ से, ब्लैडर से ये अराइज होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से ये अराइज होता है, यूरेथ्रा सॉरी, इट इज़ द, अच्छा फिर इसमें फ्रॉम द पॉइंट इट इज़ जॉइंड बाय इजैकुलेटरी डक्ट, इट कैरी यूरिन। अब इसका काम क्या होता है, यूरेथ्रा का काम क्या होता है, ये क्या करता है, यूरिन को कैरी करता है, एज वेल एज स्पर्मेटोजोआ और यूरिन दोनों को कैरी करता है और सीक्रेट कर देता है, कहाँ, इसे सेमिनल वेसिकल्स में, ठीक है, इसे सीक्रेट कर देगा सेमिनल वेसिकल में, ठीक है, ये यूरेथ्रा। और यहाँ से साथ ही साथ क्या हो जाता है, यूरिन को और स्पर्म दोनों को ही सीक्रेट करता है सेमिनल वेसिकल्स में, और ये रिसीव करता है सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड को, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सीक्रेशन है उसे भी क्या करता है, और कॉपर ग्लैंड, 2 टाइप की ग्लैंड होती है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, यूरेथ्रा सीक्रेशन, किस किस का सीक्रेशन एक्सेप्ट करता है, एक तो कॉपर ग्लैंड का, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो हमने कितना पढ़ लिया, 5 पोर्शन हमने पढ़ लिए ना, 6 हमने 7 पढ़ लिए हैं, 5 ये था, 6 हमारा इजैकुलेटरी डक्ट हमने पढ़ा, इजैकुलेटरी डक्ट हमने पढ़ लिया, इजैकुलेटरी डक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन होता है और पास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से और यूरेथ्रा में ओपन होता है। 7th हमने क्या पढ़ा, यूरेथ्रा पढ़ा। एंड 8th वन इज नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज नोन एज पेनिस, ठीक है। तो नियर द टिप ऑफ द पेनिस, अगर हम पेनिस के टिप की बात करें तो स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, जिसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम भी हम कहते हैं, जो कि इनलार्ज होता है टू फॉर्म अ सॉफ्ट एंड हाईली सेंसिटिव ग्लैंड पेनिस का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक फोर स्किन से कवर्ड रहता है, ठीक है। और तो यूरेथ्रा ओपन होता है इसी टिप में, ठीक है, इसी पेनिस की टिप में यूरेथ्रा ओपन होता है, ठीक है। फिर आता है स्पर्म स्टोरेज, द मोस्ट, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हमने ऑलमोस्ट हम कहेंगे हमने 8 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम सेक्स ग्लैंड की बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा ग्लैंड्स हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो जितने पार्ट्स नॉर्मली होते हैं ना स्पर्म को बनने से लेके जाने तक, वो सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद अभी और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम पढ़ते हैं, स्पर्म स्टोरेज। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्पर्म स्टोरेज के बारे में। तो स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं, मोस्ट पार्ट इन द वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया में हमने पढ़ा था ना,
वासा फ्रेंशिया में, और एपिडिडाइम्स में भी कहाँ, सबसे ऊपर वाले पार्ट में कैपेट एपिडिडाइम्स में है ना, और लोअर पार्ट में, दोनों जगह होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एपिडिडाइमिडिस, ठीक है, एपिडिडाइम्स में, और साथ ही साथ वासा फ्रेंशिया के प्रॉक्सिमल पार्ट में, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंशिया। तो वासा डिफरेंशिया और एपिडिडाइम्स, 3 जगह स्पर्म का स्टोरेज होता है जो कि टेम्पररी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े कुछ स्पर्म के बनने के बाद, ट्रांसपोर्ट के बाद कहाँ कहाँ वो स्टोर होते हैं या कैसे स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है, वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी 9th पार्ट, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। फर्स्ट, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस को, ठीक है। एंड ये क्या क्या सीक्रेट करते हैं, दे सीक्रेट म्यूकस एंड अ वाटरी एल्केलाइन फ्लूइड दैट कंटेन फ्रुक्टोज, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म मैं आपको बोलूँगी फ्रुक्टोज के बारे में, और इसमें भी बताऊँगी कि क्या होता है। दे सीक्रेट म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं, एंड वाटरी एल्केलाइन फ्लूइड दैट कंटेन फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज का काम होता है एक एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना स्पर्म को, ठीक है। ये क्या करता है, फ्रुक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सेमिनल वेसिकल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वास डिफरेंशिया के एम्प्यूला के नज़दीक ये प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं होता है किसका, सेमिनल वेसिकल में कोई भी स्टोरेज नहीं होता है स्पर्म का। तो इट ऑल्सो सीक्रेट लॉन्गिट्यूड, एक कोगुलेटिंग एंजाइम का फॉर्मेशन ये करता है या सीक्रेट करता है, एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मेशन करता है या सीक्रेट करता है, और हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन भी सीक्रेट करता है। तो ये क्या क्या सीक्रेट करते हैं, साथ ही साथ म्यूकस सीक्रेट किया, वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड दैट कंटेन फ्रुक्टोज, साथ ही साथ ये कोगुलेटिंग एंजाइम, एस्कॉर्बिक एसिड एंड हार्मोन का सीक्रेशन ये करते हैं, हार्मोन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के हार्मोन का सीक्रेशन ये करते हैं। अब इसका क्या काम होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, किसके कॉन्ट्रैक्शन, कहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है, ताकि जो स्पर्म और जो एग है वो इजीली मिल जाएं या इजीली फ्यूज हो जाएं, कहाँ, ओविडक्ट में, ठीक है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में। सबसे पहले हमने सेमिनल वेसिकल पढ़ा जो कि म्यूकस को सीक्रेट करता है, वाटरी फ्लूइड एल्कलाइन जो होता है उसे सीक्रेट करता है, जिसे हम फ्रुक्टोज बोलते हैं। फ्रुक्टोज का काम क्या है, एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना। कोगुलेटिंग एंजाइम, एस्कॉर्बिक एसिड और हार्मोन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग, ओके, ओविडक्ट में स्पर्म और एग के मीटिंग को हेल्प करता है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, फिर से एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है फ्रुक्टोज, या एक आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आई थिंक। तो ये क्या करता है ना, फ्रुक्टोज कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सेमिनल वेसिकल से, हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये बॉडी में और कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये फ्रुक्टोज बॉडी में और भी कहीं प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए फॉरेंसिक टेस्ट जब होता है, जब कोई ऐसे कुछ केसेस हो जाते हैं, जैसे रेप अगर किसी का हो जाता है, तो उस टाइम पे जो मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, तो उस टाइम पे अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक में फ्रुक्टोज की प्रेजेंस अगर मिल जाती है, फ्रुक्टोज अगर मिलता है, तो वो कंफर्म करता है उस
टेस्ट को या उस सेक्सुअल इंटरकोर्स को वो वहाँ पे कंफर्म करता है, ठीक है। इसीलिए मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। फ्रुक्टोज अगर प्रेजेंट है तो इट मीन्स पॉजिटिव टेस्ट यहाँ पे को आ रहा है या रिपोर्ट क्या आ रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की कंफर्म हो जाती है, ठीक है। ये फ्रुक्टोज का काम है। और दूसरा काम ये कि वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये सीक्रेट करता है मिल्की स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड दैट कंटेन लिपिड्स। ये मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड को कंटेन करता है और कंटेन करता है कंटेन्स लिपिड, लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स होते हैं, लिपिड एंजाइम्स, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये रिलीज होता है कब, इजैकुलेशन के टाइम पे। और जैसे ही जब भी इजैकुलेशन होगा, जब भी इजैकुलेट हो रहा होगा तो उस टाइम पे ये हेल्प करता है न्यूट्रलाइज, ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो एसिडिक मीडियम है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये रिलीज होता है, क्योंकि ये एल्कलाइन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मीडियम एसिडिक होता है। तो ये स्पर्म को एक्टिव बनाने में और स्विम, प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है स्विम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो स्पर्म है, स्पर्म में 20 से 30% प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, जो कि स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक में एल्कलाइन मीडियम बनाता है और साथ ही साथ स्पर्म को स्विम करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये पढ़ा। उसके बाद थर्ड है हमारा सी, कॉपर ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी इसे हम बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये क्या करता है, ये सीक्रेट करता है म्यूकस को, एंड एल्कलाइन फ्लूइड होता है, म्यूकस एल्कलाइन फ्लूइड, ओके, इनटू द यूरेथ्रा। कहाँ, यूरेथ्रा में। और जो म्यूकस होता है वो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन में, पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में, और न्यूट्रलाइज करता है यूरिनरी एसिड को, मीन्स की न्यूट्रलाइज करने का काम करता है यूरेथ्रा में। और ये सिचुएटेड रहता है कहाँ, ब्लैडर के नीचे और यूरेथ्रा के पीछे, ठीक है। इसका भी काम क्या है, न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। फिर एक चीज़ और आती है, इसी में हम पढ़े हैं सीमेन के बारे में। सीमेन, सीमेन क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ एसेसरी सेक्स ग्लैंड। जितनी भी सेक्स ग्लैंड्स हैं, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा भी इसे कहा जाता है, इनका सीक्रेशन होता है। और जो म्यूकस होता है इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। म्यूकस के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होती है स्पर्म टू फ्रॉम सेमिनल, जो कि सेमिनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है और सीमेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये क्या करता है, इस सीक्रेशन का, इस सीमेन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को, यानी कि स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करता है, इसमें स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं, स्पर्म के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, नरिश करता है और एक्टिवेट करता है स्पर्म को कि वो मोबाइल रहें, वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएँ। ये न्यूट्रलाइज करता है जो यूरिन में प्रेजेंट, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो यूरेथ्रा की जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी इसका होता है, ठीक है, सीमेन का, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा क्या, डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट थे हमने क्लियर इनको पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से डिसऑर्डर्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो सकते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट हम पढ़ते हैं बैनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट
ग्लैंड, ठीक है, इनलार्जमेंट हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। ऑफन अकर इन ओल्ड एज, नॉर्मली आफ्टर 60 ईयर के बाद ये देखने को मिलती है, ये कंडीशन देखने को मिलती है ओल्ड एज में। और ये डिफिकल्टी होती है इसमें यूरिनेशन में, ठीक है, यूरिनेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होता है, कभी कभी यूरिन आना स्टॉप हो जाता है, और ये नॉर्मली ओल्ड एज में देखा गया है, और मेनली आफ्टर 60 ईयर ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम डिसऑर्डर है वो है हाइड्रोसेल। हाइड्रोसेल कंडीशन होती है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अराउंड अ टेस्टिकल, टेस्टिकल की चारों ओर ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड का हो जाना या एक्यूमुलेट होना, फ्लूइड का एक्यूमुलेट होना, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोसील। थर्ड आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे को इनेबिलिटी टू डेवलप और मेंटेन एन इरेक्शन ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी कॉजेज आर, ये किसकी वजह से हो सकते हैं, मीन्स की इनेबिलिटी, स्पर्म को रिलीज कर पाने की इनेबिलिटी होती है, या कभी कभी स्पर्म फॉर्म भी नहीं हो पाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होती है इम्पोर्टेंस में। और ये नॉर्मली या तो बहुत एज अगर बढ़ गई है तब होता है, या डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या उनमें खतरा रहता है इस प्रॉब्लम का, और साथ ही साथ ड्रग्स का जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उन लोगों में भी इसका खतरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंज्यूनियल हार्निया। फोर्थ वन इज इंज्यूनल हार्निया। इसमें क्या होता है, प्रोस्टिट्यूशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी कंटेंट्स थ्रू द इंज्यूनियल कैनाल। तो यहाँ पे को जो एब्डोमिनल कैविटी के कंटेंट्स जो होते हैं इंज्यूनियल कैनाल के थ्रू वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, तो इसे इंज्यूनियल हर्निया हम बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक फ्लो चार्ट हम देखते हैं जिसमें कि हम शो करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल कैसे हुआ है, ठीक है, या कैसे होता है। तो ये है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हो रहा है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं, और हाइपोथैलेमस में देखिए GnRH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हमने पढ़ा था। एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ से दो पार्ट में, यानी कि एक FSH रिलीज कर रहा है, एक ICSS के थ्रू हो रहा है। यहाँ से लेडिक सेल्स आई, यहाँ से सर्टोली सेल आई, ठीक है। सर्टोली सेल से स्टिमुलेट क्या किया, स्पर्मेटोजेनेसिस को, और यहाँ से इनिबिशन हुआ। फिर यहाँ से लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ भी टेस्टोस्टेरोन हम पढ़ेंगे, और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एसेसरी ग्लैंड। तो जो ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन बता रही है इनिबिशन के बारे में, और जो ये नॉर्मल सी लाइन है, वो जो डार्क लाइन है, वो स्टिमुलेशन के बारे में बता रही है। देखिए, तो यहाँ से इनिबिशन हो रहा है हाइपोथैलेमस की तरह, यहाँ से भी इनिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ से भी इनिबिशन हो रहा है, दिस वन इज इनिबिशन, लेकिन ये सब स्टिमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। ये स्टिमुलेट करते हैं सर्टोली सेल को, ये लेडिक सेल्स को, ये स्टिमुलेट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस को, ये टेस्टोस्टेरोन को, ये भी टेस्टोस्टेरोन को, और यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एसेसरी ग्लैंड। तो ये कुछ हार्मोनल कंट्रोल होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो आपको इसको नोट करना है, इसके बारे में पढ़ना है। और इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। हमने सारा कुछ इसमें पढ़ लिया है। फर्स्ट स्क्रोटम से स्टार्ट किया था, टेस्टिस की बात करी, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की हमने इसमें बात करी, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की हमने बात करी, और स्पर्मेटोगोनिया की, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करी कैसे होता है, और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल लेडिक सेल्स की या लेडिक सेल्स की बात करी, वास डिफरेंशिया की बात करी, एपेडिडाइम्स, वास डिफरेंशिया हमने ये पढ़ा, इजैकुलेटरी डक्ट पढ़ा, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एसेसरी सेक्स ग्लैंड, इसमें सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, डिसऑर्डर हमने सारे पढ़ लिए, सीमेन के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ ली है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और फिर आपका होमवर्क है, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और टेस्टिस का डायग्राम सीखना है। और फिर हमने कैसे हार्मोनल कंट्रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल भी हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस के थ्रू, या कैसे हार्मोन कंट्रोल करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन का कंट्रोल कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन आते हैं और कहाँ से रिलीज होते हैं, ये एक फ्लो चार्ट से
में हमने सीखा, तो आपने क्या करना है, आपको इसे रिवाइज करना है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिए, उससे पढ़िए, और जहाँ पे नहीं आता है आप यू कैन आस्क, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आपने पढ़ना है। और साथ ही साथ आप इन सारी चीज़ों को नोट भी करते रहना है आपने, ताकि आप इनके नोट्स भी बना सकें और आपके एग्जाम में फ़ायदा हो उससे। तो यहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ऐसे ही कौन कौन से पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और क्या क्या काम होता है कौन से पार्ट का, हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, और ओवरी का क्या फंक्शन है, रोल क्या है किसका, फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपने इसके बारे में पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो enough for today, it's enough for today, have a nice day.